हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। हमने स्टार्ट कर लिया था क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल वर्ल्ड। ये हमने स्टार्ट कर लिया था और हम ये स्टडी को आगे बढ़ाते हुए आज लेक्चर नंबर 3 है, तो थर्ड नंबर का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ाई कर लिया था, तो अभी आगे पढ़ते हैं टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स। तो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। लिखा हुआ है सेवरल एग्जाम्पल वेयर फिज़िक्स एंड इट्स कॉन्सेप्ट हैव लेड टू डिस्कवर्स इनोवेशंस इन्वेंशंस आर लिस्टेड बिलो। तो नीचे लिखा हुआ है, इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उस पॉइंट को आइए समझ लेते हैं। लिखा है स्टीम इंजन वाज डेवलप्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 18th सेंचुरी। इसका मतलब है कि स्टीम इंजन जो डेवलप किया गया था इंडस्ट्रीज़ में, वो डेवलप किया गया था कौन से रिवॉल्यूशन में? 18th सेंचुरी में इसे डेवलप किया गया था। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट इन दोनों को डिस्कवर कर लिया गया था, उसके बाद वायरलेस जो कम्युनिकेशन है उसे स्टार्ट किया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिक यानी कि करंट, इन दोनों का इन्वेंशन होने के बाद वायरलेस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाया गया। थर्ड पॉइंट है हमारा न्यूरॉन इंड्यूस्ड फिशन ऑफ यूरेनियम डन बाय हैन एंड माइटर इन 1938 led to the formation of nuclear power reactor and nuclear weapon। इसका मतलब है कि जो यूरेनियम था उसका विखंडन करके, यानी उसको अलग अलग पार्टों में, जैसे यूरेनियम जो था उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके और उनसे कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। ये जो एक्सपेरिमेंट किया है किन्होंने किया है? हैन एंड माइटर इन्होंने किया है। इन पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे? न्यूरॉन पे, किस पे? यूरेनियम के, ठीक है, यूरेनियम के न्यूरॉन इंड्यूस्ड पे, है ना। इसका विखंडन किया था। कब किया था? 1938 में। और जिसका बाद में क्या, इसका फॉर्मेशन किया गया। फॉर्मेशन मतलब उसको आगे बढ़ाया गया। उसको आगे बढ़ा के उसको क्या बनाया गया? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और न्यूक्लियर वेपन्स। ये दोनों उसको आगे बढ़ा के फिर ये दोनों बनाया गया। ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुई? तो 1938। किन्होंने स्टार्ट किया? तो हैन एंड माइटर, ठीक है। फोर्थ वाले देखते हैं। फोर्थ जो हमारा है, फोर्थ है हमारा कन्वर्जन ऑफ सोलर, विंड, जियोथर्मल एक्सेट्रा एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब है कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, ये तीनों एनर्जी जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, नेचर से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी सन से प्राप्त होता है, विंड तो जो हमारे आसपास जो विंड है वो, ठीक है, और जियोथर्मल जो एनर्जी है वो भी नेचर से ही प्राप्त होता है। तो ये तीनों एनर्जी को किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि एनर्जी जो है वो ख़त्म होती नहीं है, ठीक है। एनर्जी का क्या होता है? बस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। अब नेचर का फंडामेंटल फोर्सेस देखते हैं। देखें, इसमें लिखा है द फोर्सेस विच वी सी इन our day-to-day life like muscular friction forces due to compression and elongation of spring and string। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, इसमें हम बात करेंगे
कुछ उन फोर्सेस के बारे में बात करेंगे जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, जैसे कि मस्कुलर फोर्सेस, फ्रिक्शन। मस्कुलर मीन्स क्या होता है? मस्कुलर मतलब होता है कि जिसका मास ज़्यादा हो, मास मीन्स द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा हो उसको कहेंगे मस्कुलर फोर्सेस, ठीक है। मस्कुलर फोर्सेस। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब जिसमें घर्षण ज़्यादा हो। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? जिसमें घर्षण ज़्यादा हो, मतलब जिससे जिससे इंसान ज़मीन पे चल सकता है, घर्षण के कारण ही, फ्रिक्शन के कारण ही चल सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, और ये सारे जो फोर्सेस हैं ये किस पे बेस्ड होते हैं? तो ये बेस्ड होते हैं कंप्रेशन एंड एलोगेशन। किसका कंप्रेशन और किसका एलोगेशन? तो स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, मतलब कि स्प्रिंग मतलब होता है कि कंप्रेशन जो होता है या प्रेशर जो रहता है वो प्रेशर लगाने को स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। और प्रेशर रिलीज करने को स्ट्रिंग कहते हैं। मतलब प्रेशर लगाने से ही फोर्स उत्पन्न होता है, ठीक है, फोर्स आता है प्रेशर लगाने से और प्रेशर रिलीज करने से, मतलब प्रेशर से फोर्स का रिलेशन है। आगे देखते हैं, फ्लूइड एंड गैस प्रेशर, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, इंटर इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूल forces are divided forces as their origination are due to few fundamental forces in nature। मतलब कुछ कुछ फंडामेंटल फोर्सेस हैं नेचर में, है ना। वो फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या हैं? तो देखेंगे, फंडामेंटल फोर्सेस है गैस प्रेशर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक कहने का मतलब क्या है? इंटर एटॉमिक कहने का मतलब है एटम होते हैं, है ना, हमारे पास एटम होते हैं। एटम किसे कहेंगे? एटम जैसे H2O2, है ना। तो इंटर एटॉमिक मतलब कि एटम के अंदर जो फोर्सेस यूज होते हैं उन्हें कहेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स, एटॉमिक फोर्स, ठीक है। और इंटर मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? तो इंटर मॉलिक्यूल क्या होगा? ये तो हो गया एटम की बात, ये एटम है ना। और मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? तो मॉलिक्यूल कहेंगे जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, है ना। तो इनके जो मॉलिक्यूल रहेंगे, है ना, उनके बीच जो फोर्सेस अप्लाई होगा, उनके बीच जो फोर्सेस अप्लाई होगा वो कहलाएगा इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो ये सभी का हम स्टडी इसमें करेंगे। तो इसमें पहला नंबर है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप जानते ही हो, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या होता है, एक बार डिस्क्राइब करते हैं। इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ए एंड बी, है ना, दो ऑब्जेक्ट हैं। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन इन द सेंस ये इसके ऊपर खींच रहा है, ये इसके ऊपर खींच रहा है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ इनके बीच। तो ये चीज लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। कहने का मतलब, वर्च्यू का मतलब होता है प्रॉपर्टी या गुण, वर्च्यू ऑफ देयर मासेस मतलब उस पे मास पे डिपेंड करेगा या फिर उसके प्रॉपर्टीज पे। तो वर्च्यू को आप प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स, मतलब ये यूनिवर्सल फोर्स है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यूनिवर्सल फोर्स किसे कहेंगे? तो यूनिवर्सल फोर्स कहेंगे ग्रेविटेशन फोर्स को, ठीक है। एज एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। कहने का मतलब है पूरे यूनिवर्स में ये जो फोर्स है वो हर कोई फील कर सकता है, हर एक ऑब्जेक्ट फील कर सकता है ना। किसके करस्पॉन्डिंग में? दूसरे ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग में वो ऑब्जेक्ट इस फोर्स को फील कर सकता है। समझ में आया? इसके बाद आगे देखते हैं, ये कुछ एक डायग्राम बना हुआ है, देख लेंगे डायग्राम क्या है।
डायग्राम है द ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स काउज द एप्पल टू फॉल as well as plants to revolve around the sun। दो एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल क्या है कि एप्पल के पेड़ से एप्पल नीचे गिरता है, ये ग्रेविटेशन फोर्स का एग्जाम्पल है। दूसरा ग्रेविटेशन फोर्स का क्या एग्जाम्पल दिया है कि सन जो है हमारे यूनिवर्स में, वो सन के चारों तरफ जितने सारे प्लैनेट जो हैं वो चक्कर लगाते हैं, तो वो भी किसी न किसी फोर्स से जुड़े होते हैं। उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हालांकि यूनिवर्स में ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता है, लेकिन प्लैनेट के मतलब एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट में कुछ फोर्स लगाता है जिससे वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि सन से जुड़ा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स ये कब होता है, ध्यान से देखना, आप समझना कि जब इलेक्ट्रिक है ना, जब इलेक्ट्रिक किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर इन द सेंस मान के चलो ये हमारा वायर है। ठीक है, कंडक्टर वायर। अब इसमें हमने जैसे ही करंट को फ्लो किया, जैसे ही हमने क्या किया, करंट को फ्लो किया, अंदर करंट आया अंदर से, है ना। तो जैसे ही करंट यहाँ आता है तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं। कैसे, यहाँ पे छोटे छोटे